Welcome to this video presentation on BPCL, that is भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसमें इंटरेस्ट इसलिए है कि इसका अभी जो विनिवेश है, स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट, वो एकदम एडवांस स्टेज पे है। EOI ऑलरेडी जारी हो चुका है और प्राइस जो है, जो पहले काफ़ी उसी के उम्मीद में बढ़ गया था, अब जब वो डेट बढ़ गई तो प्राइस कोलैप्स हो गया और अभी एकदम इसका भाव जो नीचे आ गया। तो अभी अच्छा एक इसमें मौका है, इसी के लिए वही हमारा उद्देश्य। और जब भी हम कुछ वीडियो पोस्ट करते हैं उसमें इस तरह की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती है सामने सामने, और एक से ज़्यादा कारण होते हैं, तभी वो वीडियो जो है आपको हमारे तरफ से अपलोड होके मिलेगा। तो शुरू करेंगे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। तो पहले BPCL क्या है? बेसिकली 1976 में एक नेशनलाइजेशन ऑफ फॉरेन ऑयल कंपनीज एक्ट था, वो पास किया गया। तो उस समय 3 फॉरेन कंपनियां थी, एक एसओ, बर्मा सेल और काल्टेक्स। तो उसके तहत जो है 24 जनवरी 1976 को, जो इंदिरा गांधी के टाइम में था, 77 में तो जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, बर्मा सेल जो है वो कंपनी, नाम की कंपनी जो है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक ओवर कर लिया और उसका नाम रख कर दिया भारत रिफाइनरीज लिमिटेड। उसके बाद 1 अगस्त 77 को उसका नाम जो है भारत पेट्रोलियम लिमिटेड हो गया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि BPCL जो आज इसका नाम है। ये कंपनी का जो था पहला रिफाइनरी था जो कि इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड, बॉम्बे हाई में जो कच्चा तेल मिल रहा था उसको रिफाइनिंग करने के हिसाब से इसको बम्बई में इसके पास रिफाइनरी थी, और वो जो है मेन इसका नेशनलाइज करके और इंडिजिनस क्रूड को यूज करके जो विदेशी निर्भरता को कम करने का आइडिया था स्टार्टिंग से ही, जो आज भी इसके बारे में जोर शोर से आत्मनिर्भर भारत के रूप में जो है बातचीत हो रही है। 2003 में गवर्नमेंट ने इसको प्राइवेटाइजेशन का अटेम्प्ट किया गया, मगर कुछ उस समय हो नहीं पाया, अटल जी की सरकार के टाइम में। उसके बाद क्या है, जो लीगल प्रोसेस शुरू हुई, तो जो प्राइवेटाइज करने के लिए जरूरी था कि जो एक्ट है जो पास किया गया था नेशनलाइजेशन का, उसको रिपील किया जाए। उसी तरह की जो समस्या जो अभी बैंक, हमारी PSU बैंक है, उनके स्ट्रेटजी डाइवेस्टमेंट में भी वो इसी प्रकार की समस्या है। तो मई 2016 में जो रिपील कर दिया गया एक्ट, उसके बाद इसकी प्रोग्रेस में लगातार जो है अच्छी परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आ रही थी। 2017 में BPCL को महारत्ना स्टेटस मिला, जो मिलता है कि को बहुत बड़ा मार्केट कैप होता है और कंसिस्टेंटली हाई प्रॉफिट बनाती है जो कंपनी। तो 12 सितंबर 2017 को इसको महारत्ना स्टेटस मिल गया। 21 नवंबर 2019 को फाइनली गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि हमको इसको प्राइवेटाइज करना, स्ट्रेटजी डाइवेस्टमेंट करना, अलॉन्ग विद मैनेजमेंट कंट्रोल। 7 मार्च 20 को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दीपम जो है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट, उसे जो है अपना EOI, ग्लोबल EOI जारी कर दिया, जिसके तहत गवर्नमेंट की जो है हिस्सेदारी जो है उसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करना था। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे डिटेल में। तो ये जो है जो EOI, ग्लोबल EOI जारी किया गया दीपम के द्वारा, उसका हमने यहाँ पे ये पेस्ट किया है, जो एडवर्टाइजमेंट है, और पहली वाली स्लाइड में उसका लिंक भी दिया हुआ जहां से इसको डाउनलोड किया जा सकता है। ये इसलिए बताया गया क्योंकि पहले कुछ वीडियो के कमेंट हमको इस तरह के आए कि दीपम ने आपको बताया था, दीपम सेक्रेटरी ने, जो कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये पब्लिक डोमेन में है, कुछ बताने की किसी की बात नहीं है, कोई किसी को आगे बताता नहीं है। ये पब्लिक डोमेन में सरकारी पक्की है, और इसका कई बार जो है EOI का जो बिड था, लास्ट डेट जो इसमें दिया हुआ है नीचे 2 मई 2020, वो एक्सटेंड हो गया, और अभी आगे उसकी हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा BPCL के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जब ये जो है स्टार्टिंग में ये जो है बर्मा सेल रिफाइनरी के टेक ओवर से शुरू हुई इसकी कहानी, और जो है चलते चलते बीच में आप इनकी ये कंपनी देखते हैं, इंद्रप्रस्थ गैस, इसमें इनकी हिस्सेदारी है, पेट्रोनेट LNG में हिस्सेदारी है, और
बॉम्बे रिफाइनरी की कैपेसिटी एक्सपेंड हो गई। उसके बाद भारत ओमान रिफाइनरी बीना में एक बन गई है। कोची रिफाइनरी कैपेसिटी बढ़ गई। इस तरीके से जो है ये कंटिन्यूसली जो है ग्रो कर रही है कंपनी। ये इसकी सब्सिडरी है और जेवी है। तो एक भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड 100% सब्सिडरी है, ये है मतलब एक्सप्लोरेशन के लिए। भारत ओमान रिफाइनरी जो है 63% इसमें इसकी हिस्सेदारी है, और नुमालीगढ़ रिफाइनरी में 61.65। तो इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में लिखा हुआ है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी की जो हिस्सेदारी है वो नहीं बेची जाएगी, वो दूसरे किसी को ट्रांसफर कर दी जाएगी। वो जो बीपीसीएल को खरीदेगा उसको नुमालीगढ़ रिफाइनरी नहीं मिलेगी। उसके अलावा जो है जो जेवी है 25% की रत्नागिरी रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल, इंद्रप्रस्थ गैस में 22.5% है। सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड उसमें 25% है। महानगर महाराष्ट्र नेचुरल गैस 22.5% है। साबरमती गैस 49.94। हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड 50%। गोवा नेचुरल गैस 50%। कुछ पाइपलाइन है, कोच्चि सलेम पाइपलाइन 50%। जीएसपीएल इंडिया ट्रांसको 11% है। जीएसपीएल इंडिया गैस नेट इसमें 11% है। आईएसबी प्राइवेट लिमिटेड 25% है। एविएशन में है भारत स्टार, ये एविएशन सर्विस के लिए भारत स्टार सर्विस 50%, दिल्ली एविएशन फ्यूल 37%, कन्नौर इंटरनेशनल जो कोच्चि का एयरपोर्ट है ये 16%, और मुंबई एविएशन 25%। बीपीसीएल कियाल फ्यूल ये बेंगलोर का है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 74%। उसके बाद ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है मैट्रिक्स भारत, और ये एलएनजी पेट्रोनेट एलएनजी, और इसके अलावा फिनो पेटेक। तो 9 देशों में है ये, 4 इनकी रिफाइनरी है, 78 रिटेल डिपो हैं, 52 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट है, 52 एविएशन सर्विस स्टेशन है, 4 लूब ब्लेंडिंग प्लांट है, और 17 जियोग्राफिकल एरिया में इनके जेवी है। पाइपलाइन है 2241 किलोमीटर लंबी, और 16,490 रिटेल आउटलेट है, और 6,120 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर। ये इनका कारोबार है इतना फैला हुआ। और डाइवर्सिफाइड बिजनेस जैसा कि पहले देख लिया पूरा एकदम क्वांटिफाई करके, रिफाइनरी है, रिटेल है, एलपीजी है, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, एविएशन, लुब्रिकेंट और गैस। रिफाइनिंग के बारे में अगर देखें तो मुंबई जो रिफाइनरी है उसकी कैपेसिटी 12 MMTP है, कोच्चि में 15.5 है, और ये जो भारत उम्मान है जो बीना में है वो 7.8 है, नुमालीगढ़ में 3 है। और नुमालीगढ़ क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नॉर्थ ईस्ट में है इसके लिए उसको नहीं बेच रही गवर्नमेंट, बाकी जो 3 जो है वो जो भी खरीदेगा उनके पास हिस्सेदारी उसकी चली जाएगी। तो सभी रिफाइनरी नुमालीगढ़ का छोड़ दीजिए, वो 100% से ज़्यादा थ्रोपुट पे काम किया पिछले साल में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कोच्चि है 15.5 के अगेंस्ट 16.77 MMTPA उसने जो थ्रोपुट दिया है, और मुंबई का 15.14 है 12 के अगेंस्ट में, और जो है जो भारत ओमान बीना वाली जो है उसमें 7.8 की वजह 8 MMTPA प्रोडक्शन हुआ। तो ये रिफाइनरी का हो गया। उसके बाद में रिफाइनरी का थोड़ा डिटेल है। बम्बई रिफाइनरी का 94 टाइप के क्रूड प्रोसेस करती है ये, और ये सब और डिटेल्स दिया हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा जानकारी में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कोच्चि का है, वो भी 95 टाइप के क्रूड प्रोसेस कर सकती है, और 1966 में शुरू हुई थी ये 50,000 बिलियन बैरल पर डे के हिसाब से, और अभी सबसे बड़ी है बीपीसीएल के अंदर में। ये भारत ओमान रिफाइनरी है जो ओमान के साथ में इसका जेवी है। इसमें 19 टाइप के क्रूड प्रोसेस हो सकते हैं, और इसके लिए इन्होंने जो पाइपलाइन लगाया हुआ बीना जो है सीधा वहां पे क्रूड पहुंचाने के लिए। उसके बाद ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी है, 3 MMTPA से 9 MMTPA का एक्सपेंशन प्रोसेस में है 22,594 करोड़ रुपए की लागत से। और बाकी इनके अलावा और कुछ डीजल हाइड्रो ट्रीटर प्रोजेक्ट कुछ है, बीना बायो रिफाइनरी है, और बाकी छोटी वो हैं। तो रिटेल में जो इनका ऑपरेशन और इफिशिएंसीज के बारे में आप देखिए, एलपीजी मार्केट शेयर मोटर स्प्लिट यानी पेट्रोल का 28% मार्केट शेयर है, और डीजल का भी 28% मार्केट शेयर है। और
एमएमटी में ये जो है ग्राफ में दिया हुआ है, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की कैपेसिटी के बारे में दिया हुआ है, और ये जो है थ्रूपुट आउटलेट बीपीसीएल वर्सेस इंडस्ट्री पर आउटलेट। तो पर आउटलेट में बाकी कहीं इसके सामने टिकते नहीं है, तो इसलिए बीपीसीएल को बोलते हैं, बीपीसीएल में एज है, इसका जो शेयर का प्राइस भी हमेशा प्रीमियम पे रहता है एचपीसीएल और इंडियन ऑयल के मुकाबले, और अभी भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे है। इसका कारण यही है कि इनके पेट्रोल पंप पे ज़्यादा बिक्री होती है। देखिए इंडस्ट्री का एवरेज 111 है, इनका 117 है, इंडियन ऑयल का 107 है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का 108 है। तो अभी तिमाही परिणाम जो आए 2 दिन पहले, उसमें देखते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया है। तो एक चीज जो बहुत अच्छी लगती है, सेल्स में वृद्धि हो गई, जबकि कभी भी अभी मतलब जुलाई अगस्त सितंबर में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट उतना नहीं चल रहा था, और जो नेट लेवल पे देखिए या ईबिटा लेवल पे देखिए, तो उसमें भी जो है अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो इसको हम 5 क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ देख रहे हैं। पिछले साल की क्वार्टर के मुकाबले तो कम रहे, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी डाउन है। तो पिछले साल में तो 64,000 करोड़ का था ये, फिर दिसंबर वाली में 74 हो गया, मार्च में 68 हो गया, और जो कि लॉकडाउन था अप्रैल मई जून में 37 हो गया था, वो अभी 49 50 तक पहुंचा है। तो अभी जो अगली क्वार्टर जो आएगी Q3 Q4 में उम्मीद है कि और अच्छा बढ़ेगा। लेकिन ये ग्रोथ जो हो रही है, जो भी बिक्री हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, बिकॉज अभी कच्चे तेल का भाव कम है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। यहाँ पे आप देखिए कि 20 ये 12 जो है आपका जून 18 से लगा के सितंबर 20 तक की जो सेल है, उसकी आपको फिगर दी हुई है। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी जो फिगर 49 है वो क्या किस लेवल पे है, और उसको कंपेयर करने के लिए पुराना जो दिया हुआ है इसमें डाटा, जो जून 2007 का दिया हुआ है और एक जून 2008 का दिया हुआ है। उन दिनों में भी कुछ 40,000 होती थी, और उससे अभी तो ये उसके 10 साल बाद है, 40 का 71 78 हो गया। तो अभी जो ये 40,000 49,000 50,000 आसपास जो सेल हुई है, तो वो पिछले बहुत सारे जो क्वार्टर हैं उनसे कम है। फिर भी जब प्रॉफिट का आंकड़ा देखते हैं, इप्टा देखते हैं, इप्टा कितनी है, सिर्फ एक बार ही जो इससे ज्यादा हुई, जो अभी इप्टा आई है Q2 में जो इप्टा आई है 5,371 करोड़, वो खाली जो मार्च 19 में 6,330 करोड़ थी, और उसके अलावा सब कम ही थी। पिछले अब कितने क्वार्टर की देख रहे हैं परफॉर्मेंस, तो ये परफॉर्मेंस जो बहुत काबिले तारीफ है। नेट लेवल पर अगर देखेंगे, तो नेट लेवल पे भी जो है ये 2 क्वार्टर जो है मार्च 19 और जून 18, उसमें कुछ 2,900 करोड़ प्रॉफिट था, जो कि अभी जो है 2,263 करोड़ प्रॉफिट है। अभी हाफ ईयरली रिजल्ट अगर देखते हैं, तो हाफ ईयरली रिजल्ट में काफी गिरावट आपको दिखती है, क्योंकि दोनों उसमें Q1 का जो खराब रिजल्ट है वो भी जुड़ जाएगा, और Q2 का भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। बट प्रॉफिट देखिए नीचे वाला लास्ट लाइन में आप देख रहे हैं कि 4,811 करोड़ प्रॉफिट, जबकि आपकी जो है सेल्स और अदर इनकम, मतलब टोटल इनकम जो है वो 1,45,000 करोड़, 1,55,000 करोड़, 1,40,000 करोड़, 1,44,000 करोड़, ये सबके मुकाबले सिर्फ 88,000 करोड़ खाली सेल हुआ है, और प्रॉफिट कितना हुआ 4,800 करोड़। पिछले जो छमाही है, इसके पहले की 4 छमाही में अभी जो प्रॉफिट जो सेल थी से ऑलमोस्ट डबल के बराबर थी, 8 का 16 होता है, 15 14 15 मतलब इतना था, मगर प्रॉफिट जो है उससे ज्यादा है, 3,990 करोड़ था सितंबर 18 में, और उसके बाद घटते चला रहा है। इस बार बहुत अच्छा प्रॉफिट आया। तो उसके बेसिस पे हमको लगता है कि जो ये अगर हमने क्या किया, ये जो 4 साल है 2016 17 18 और 19 जो फाइनेंशियल ईयर है, उनका इनका टोटल प्रॉफिट का एवरेज निकालते तो करीब 8,090 करोड़ आता है वो, और तो इस बार 4,800 करोड़ खाली आधे साल में आया है। तो इस साल जो आएगा FY21 में इसका प्रॉफिट हमको लगता है कि 10,000 करोड़ के ऊपर आएगा, और उस समय जो आपको 2 चीज है बहुत बड़ी बड़ी पॉजिटिव इसके बारे में है। एक तो इसका स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट जो अभी नवंबर में लास्ट डेट है, उसके बाद उसकी फाइनेंशियल बिड सबमिट होगी, और तभी इनके जो और अच्छे रिजल्ट आएंगे, तो आपको बहुत अच्छा जो है इसमें मौका मिलने की उम्मीद अभी बन रही है, ऐसा बन रहा है। मतलब ये वही पैरामीटर की थोड़ा ग्राफिकल फॉर्म में दिया कि फिजिकल इंडिकेटर्स जो है इसमें रिफाइनिंग कैपेसिटी दिया, मार्केट सेल और
वो पहले ही बोल चुके हैं, उसमें और कुछ नया नहीं है। शेयर होल्डिंग के बारे में देखते हैं तो भारत सरकार की जो हिस्सेदारी है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू हिस्सेदारी 52.98%। उसके अलावा भी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ 0.86% हिस्सेदारी है, जो तो टोटल मिला के वो 53 की बात हो रही है सेल करने की अभी। तो वो 53 ऐसे आता है, कंफ्यूजन हो जाता है 52.98 है, 53 कैसे बेचेंगे। तो इस तरह से है, जो 52.98 है वो प्रमोटर के रूप में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है, और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की है। वहाँ पे उसको जो क्लासीफाई करते हैं, आपको कहीं भी BSE NSE की वेबसाइट पे देखेंगे तो ये पब्लिक के अंदर में आती है, लेस देन 1% है, और ये मगर सेंट्रल गवर्नमेंट की ही शेयर होल्डिंग है। उसके अलावा यहाँ पे किस किस की है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 12% लेके बैठे हुए हैं, NBFC 14% है, और जो है बाकी ये अदर्स है, पब्लिक का सिर्फ 3.5% है। तो एक बहुत बड़ी अच्छी बात ये रहती है, जिसमें पब्लिक का शेयर होल्डिंग नहीं है वो कंपनी, इसका मतलब इंस्टीट्यूशनली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इंस्टीट्यूशनली स्ट्रॉन्ग होने से क्या है कि इसका मतलब उनमें इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा जानकारी रहती है पब्लिक के मुकाबले, और जब इंस्टीट्यूशनल की होल्डिंग है तो इसका मतलब उसमें कंपनी में वजन है, और उसका भाव डेफिनेटली जो है उसमें काफ़ी कुछ गुंजाइश अवेलेबल है। तो डिसइन्वेस्टमेंट की चर्चा करते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी वो स्टेक सेल करने के लिए 52.98 के लिए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर और ट्रांसफर मैनेजमेंट कंट्रोल, पहले चर्चा कर चुके हैं हम इस बारे में। तो इसमें क्या है कि ग्लोबल हो गया। अब एक और इसमें जो बात रखी डिसइन्वेस्टमेंट में कि इंडियन लोकल PSU को जो है मना कर दिया। पहले क्या हुआ, एक दो जो HPCL का डाइवेस्टमेंट हुआ तो वो तो ONGC को बेच दिया, तो उसको तो बहुत सरकार की उसमें किरकिरी हुई कि यार बैकडोर डाइवेस्टमेंट कर दिया है, क्या हुआ, मतलब वो गवर्नमेंट से लेके ONGC को दे दिया, ONGC उसमें बट्टा बैठ गया। उसके अलावा जो है ये है BPCL की जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी में स्टेक है, वो स्ट्रेटेजिक सेल का हिस्सा नहीं है, क्योंकि दो चीज है, एक तो स्ट्रेटेजिक है, इंपॉर्टेंट है, वो नॉर्थ ईस्ट में है, और दूसरे उसका बहुत बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन इन प्रोग्रेस है। तो इसके लिए PIM जो है, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट, जो हमने वो पहले उसका एडवर्टाइजमेंट दिया है, वो डॉक्यूमेंट जो काफ़ी बड़ा है, तो ये जो है 7 मार्च को इशू हो गया। उसके बाद जो उस समय जो डेट थी, वो लास्ट डेट थी उसकी 2 मई, तो फिर लॉकडाउन वगैरह हो गया तो बढ़ाई गई। पहले तो 2 मई जो थी डेट, उसमें का अच्छा भाव बढ़ गया था, उसको देखते कि हाँ भाई अभी इसका डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा। फिर जून 2 मई को बढ़ा के 13 जून कर दिया गया, 13 जून के बाद 31 जुलाई हो गया, 31 जुलाई के बाद 30 सितंबर हो गया। तो जब 31 जुलाई से 30 सितंबर, उसके बाद इसका भाव जो है क्रैश हो गया, लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट जो खत्म हो गया। तो अभी जो डेट है 16 नवंबर है, और दीपम सेक्रेटरी ऑन द रिकॉर्ड अभी बोले हैं, ये जो ब्लूमबर्ग का एक लिंक दिया हुआ है इसमें, कि अभी जो है इट विल नॉट बी एक्सटेंडेड, 16 नवंबर मीन 16 नवंबर। तो इसी बीच में जो भी है उनकी प्रीविड कॉन्फ्रेंस हो गई, जितना भी क्वेरी था उसको उनका जवाब दे दिया गया। कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ी, जहां पे अमेंडमेंट इशू कर दिए गए, और 4 सितंबर को अडेंडम इशू हुआ है, उसमें काफी कुछ जो भी चेंज से रिक्वायर्ड थे, जहाँ पे कंफ्यूजन थे, तो वो दूर करने के लिए अडेंडम भी जारी किए गए हैं। तो उसमें बेसिकली एक है क्लैरिटी ऑन स्ट्रक्चर ऑफ SPV टू बी फॉर्म्ड बाय सक्सेसफुल बिडर। तो जो जिस SPV के रूप में, जिस मतलब JV में या जिस भी परसेंटेज में बिडिंग होगा, उसी परसेंटेज में उनको SPV बनाना होगा, और वो SPV विल टेक, जो शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट होगा वो उस SPV के नाम पे होगा। वैसा नहीं कि बिड कोई करेगा और बाद में वो शेयर किसी और के नाम होगा, उस तरह का अलाउड नहीं है। उसके बाद ये है वो जो प्रोसेस है, वो शेयर परचेज एग्रीमेंट और डेफिनेटिव एग्रीमेंट के बीच में जो है ये प्रोसेस को SPV बनाने का करना होगा। और दूसरे कुछ क्वेरी थी, उनमें कुछ टैक्स रिलेटेड था, और कुछ था सिक्योरिटी क्लियरेंस के बारे में था। तो ये भी बिडर्स को क्लियर कर दिया गया कि आप अपना जो है कंसर्न जो है पता कर लीजिए गवर्नमेंट की जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री है, कि सिक्योरिटी क्लियरेंस आपको जरूरत है नहीं है, और जरूरत है तो ले लीजिए, और टैक्स के बारे में आपका कोई अगर डाउट है तो वो टैक्स अथॉरिटी से जो भी आपको एडवांस रूलिंग चाहिए या क्या चाहिए वो सब आप कर लीजिए, बाद में जो है आप उसको कुछ बहाना नहीं बना सकते। तो ये शेयर प्राइस देखते हैं 20 साल का, 20 साल में का ग्राफ हमने दिखा दिया। तो ये 17-18 में जो है अच्छा भाव इसमें आया था, तभी इसको वो
महारत्ना स्टेटस मिला 2017 में। उसके बाद फिर गिर गया, मगर लगातार डिविडेंड पे डिविडेंड देती चली गई। पिछले साल में शायद डिविडेंड दिया नहीं, और अभी जो है भाव जो है गिरा हुआ है काफ़ी, जो है 600 650 तो 550 तक भाव था पहले, और अभी वो घट गया। पिछले 12 महीने में भी जो है ये 500 से ऊपर ही था पिछले नवंबर 19 में अगर देखते हैं, और उसके बाद धीरे 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 घटता ही जा रहा है, और अभी जो है अच्छे भाव में ये 340-50 के आसपास में उपलब्ध है। और अपॉर्चुनिटी जितना अभी नजर आ रहा है सामने सामने, उतना अपॉर्चुनिटी पहले कभी इसमें हमको नहीं लगता कि रिसेंट पास्ट में था। तो अभी जो भी इसके बारे में और जो हम चर्चा करते हैं पॉइंट टू पॉन्डर के अंदर, तो एक तो क्या स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट जिसकी चर्चा हो रही थी वो ऑन ट्रैक है। अभी डिले हुआ, मगर अभी जो और डिले नहीं होगा ऐसा लगता है। रिसीजनरी ट्रेंड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री डैम्पन सेंटीमेंट, वो भी था बीच में डिले करने का कारण कि अभी से मंदी है, डिमांड नहीं है, लेकिन रिजल्ट अच्छा आया तो ये वो तो अच्छा है, ब्लेसिंग डिस्गाइज। उसके बाद है, इसके बाद बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, रिफाइनिंग, पाइपलाइन, मार्केटिंग वगैरह, ये इसके पॉजिटिव है। ग्रोइंग प्रॉफिटेबिलिटी, अभी देखो इतना खराब मार्केट में इतना बढ़िया प्रॉफिट रिपोर्ट डिक्लेयर किया है तो बहुत अच्छा पोटेंशियल नजर आता है। और बीपीसीएल ट्रेडिशनली जो आईओसी और एचपीसीएल से अच्छे भाव में ट्रेड करती है, ये इसका पैट्रोनेज रहा है हिस्टोरिकल, आप देख सकते हैं प्राइस का कंपैरिजन करके या प्राइस अर्निंग का कंपैरिजन करके। तो और धीरे धीरे जैसे जैसे इन्होंने पाइपलाइन का नेटवर्क अपना बढ़ाया है, तो जो बाकी ट्रांसपोर्ट बाई रेल और रोड पर डिपेंडेंस कम हो जाती है, उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट जाती है और मार्जिन बढ़ता है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में 37 जियोग्राफिक एरिया में ये ओन या जेवी के थ्रू काम कर रहे हैं। और ये जो हमने पहले चर्चा किया था कि 16 से मतलब फाइनेंशियल 16 से 19 के बीच में का एवरेज अगर प्रॉफिट लगाए तो 8,098 करोड़ आता है, और अभी आधे साल में 4,811 करोड़ आ गया। तो अभी बाकी के 6 महीने में उम्मीद है कि 5-6 हजार करोड़ आएगा, तो 10,000-11,000 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकती है, ऐसा अनुमान मतलब इन रिजल्ट से लगाया जा सकता है। अभी जो दूसरा स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट की जो बात करते हैं, तो आज की तारीख में जो दीपम की वेबसाइट पे आप विजिट करते हैं तो आपको मिलेगा उसमें एयर इंडिया का डाइवेस्टमेंट इन प्रोसेस है, एक सीईएल है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये लिस्टेड नहीं है लेकिन 100% डाइवेस्टमेंट हो रहा है, और एक बीपीसीएल है। उसके अलावा जो उसमें जो लगता है एयर इंडिया में तो बहुत सारी अड़चन आती हैं और बहुत सारी जो चीजें हैं जो आप लोग भी सुनते हैं और न्यूज में, और परेशानियां हैं। तो बीपीसीएल का जो है ऐसा लगता है कि इसमें गवर्नमेंट को सफलता मिल जाएगी तो उसमें उसका बहुत गवर्नमेंट का क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाएगा द मोमेंट दे आर एबल टू डाइवेस्ट। तो अभी तक लोगों को जो बहुत लोग सोच रहे हैं कि नहीं होगा, हम हड़ताल करेंगे, कुछ करेंगे, या मतलब इस तरह तरह की जो आशंका लगाते हैं कि अभी तक तो सरकार ने कुछ किया नहीं, क्योंकि जो भी डाइवेस्टमेंट किया वो बैकडोर किया, एक पीएसयू से दूसरे पीएसयू को भेज दिया। तो अगर बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट होता है तो एक बहुत बड़ा एक फीदर इन द कैप हो जाएगा जो करंट गवर्नमेंट है और करंट डिस्पेंसेशन है उसका। तो उस दिशा में जो है रोज रोज जो है कार्य जो इनमें जो प्रोग्रेस हो रही है, एक ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी करके एक कमेटी बनाया गया था, तो उन्होंने अपना रिपोर्ट दे दिया कि उसमें जो है वही जो ये हम बात करें 53.29, तो 53.29 में एक प्रेसिडेंट की और एक गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेक है 1% से कम, तो टोटल मिलाकर 53.29 स्टेक सेल करने के लिए वो ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी ने एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद जो है उसके साथ साथ उसी मीटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 63.75% शेयर होल्डिंग है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 100% इन कॉनकोर और 30% इन कॉनकोर, और ये 100% नेपको और 75% टीएचडीसी। ये जो नेपको एंड टीएचडीसी ये उसी तरह की बैकडोर टाइप की है, ये दूसरी पीएसयू खरीद रही इनको। तो 5 अक्टूबर को अभी क्या हुआ, इसको और तेज करने के लिए 5 अक्टूबर को क्या किया, कैबिनेट ने अप्रूव किया एक नया प्रोसेस स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट करने के लिए। बहुत ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही और ये लॉकडाउन वगैरह हो गया, उसकी वजह से भी धीमा हो गया, तो उसको और रफ्तार देने के लिए क्या किया कि और दीपम को नोडल एजेंसी बना दिया, और जो है नीति आयोग दीपम मिलकर डिसाइड करेंगे कौन सी पीएसयू को डाइवेस्टमेंट किया जाए। पहले क्या था, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री का ज्यादा रोल रहता था, उनको बुलाते थे प्रेजेंटेशन दे दो, आप चाहते नहीं क्या चाहते रिकमेंडेशन। तो अभी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री का रोल जो है वो घटा दिया गया और दीपम का जो है वो रोल जो बढ़ा दिया गया। तो दीपम को टारगेट दिया जाता है कि भाई आपको करना है डाइवेस्टमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री तो उसका बेबी रहता है कोई भी पीएसयू, तो उधर से उतना पुश जो चाहिए उसको काम को करने के लिए वो मिलता नहीं है, और बाकी जो फाइलें इधर उधर जाने में बहुत डिले होता है।
तो ये सब बीपीसीएल के बारे में था, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो वीडियो में जो जानकारी मतलब काम की जानकारी है वो हमने आपसे शेयर किया। इसमें मतलब ऐसा नहीं कि छोटा 2 मिनट का वीडियो बना दिया और बस नाम को गिनती कर दिया, ऐसा हम नहीं करते। जिस भी कंपनी को पकड़ते हैं, पहली बात तो उसमें अपॉर्चुनिटी होना जरूरी है, और उसमें जो है अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, और एक से ज़्यादा कारण होते हैं उसके वीडियो को मतलब बनाने के और अपलोड करने के। तो उसी के ध्यान में रखते हुए ये बीपीसीएल के लिए ये वीडियो बनाया गया, और उम्मीद है कि इसमें जो जानकारी दी गई वो आपके काम आएगी, और जानकारी के बेसिस पे आप अपना कोई डिसीजन लेंगे, आपको डिसइन्वेस्टमेंट करना, कोई आपको इन्वेस्टमेंट करना है, या आपके पास ऑलरेडी हेल्ड है, और कैसे रखना, कब तक रखना है, और उसके बेसिस पे जो यहाँ पे आपको जो जानकारी मिली है उससे आप जो है अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन कर सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया तो आप जरूर इसको जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होता है, आपको यदि और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम जरूर उसका रिप्लाई करते हैं कि कमेंट का। और उसके साथ साथ जो है आप हमारा ये ट्विटर हैंडल है BSC2, इसके ऊपर जाएं, इसके ऊपर देखिए, उस पर हम बहुत जो है नया नया जानकारी जो शेयर करते रहते हैं। जो हमारी बाकी वीडियो हैं वो सब भी उस पर उपलब्ध हैं, ट्विटर पे उपलब्ध हैं, और उनसे संबंधित जानकारी जो न्यूज़ में, मीडिया में अपडेट्स आती हैं, वो सब ट्विटर पे जो है हम बीच बीच में शेयर करते रहते हैं, तो आपको सब वहाँ पे मिल जाएगी। तो दिस इज ऑल, थैंक यू वेरी मच।